हम लोगों ने पहले तो मेरे को गुड मॉर्निंग आपको बता, आवाज आ रही लगती है। हेलो है बदतमीज। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज आपको हम लोगों ने लास्ट क्लास में कराया था ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट कि जो वर्कर जितना टाइम दिया हुआ है अगर उससे ज्यादा टाइम कंपनी में काम करता है तो उसे ओवर टाइम मिलेगा। और ओवर टाइम का रूल्स था कि अगर आपने पर डे 9 आवर्स से ज्यादा और टोटल 48 आवर्स इन ए वीक ज्यादा काम किया है तभी आप ओवर टाइम के लिए एलिजिबल होगे। ओवर टाइम में कहा था कि जितना नॉर्मल पेमेंट मिलता है उसका पेमेंट डबल मिलता है। किसमें बेटा? ओवर टाइम में रेट डबल हो जाता है। तो आज लगभग ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली लगभग कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला लेके प्रभु का नाम इलस्ट्रेशन नंबर 5 का काम करना है। क्या कह रहा है भाई साहब? इन ए फैक्ट्री बेसिक वेज रेट इज ₹100 पर। एक फैक्ट्री में वेजिस का जो बेसिक रेट है वो कितना है? ₹100 पर घंटा। मतलब 1 घंटे अगर आप काम करोगे तो ₹100 का पेमेंट किया जाएगा। एंड ओवर टाइम रेट आर एज फॉलोज। और जो ओवर टाइम है उसका रेट दिया हुआ है। कह रहा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अगर आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स से पहले काम करते हो या बाद में, जैसे 12th में क्या था हमारा 0 पीरियड होता था। आपका भी सुना होगा 0 पीरियड क्या था कि प्रेयर में नहीं गए, क्लास में बैठ के पढ़ाते थे टीचर हमें कि बेटा आप प्रेयर में मत जाओ, क्लास में बैठ के पढ़ लो। तो अगर आपने मान लो सुबह ऑफिस 10 बजे खुलता है, उससे पहले आप आ गए 8 बजे, आपने 2 घंटे पहले आके काम किया या छुट्टी के बाद आपने काम किया, तो अगर आपने बिफोर और आफ्टर काम किया तो आपको मिलेगा वेजिस का कितने परसेंट? 175% मिलेगा। संडे को अगर पहुंच गए या होली या दिवाली में पहुंच गए काम करने तो कितना मिलेगा? 225% किसका? बेसिक का। नॉर्मल में कितने घंटे काम हुआ कंपनी के अंदर? 1 लाख आवर्स। ओवर टाइम कितना हुआ? 20,000 घंटे का। संडे में होलीडे में कितना काम हुआ ओवर टाइम? 5,000। टोटल कितने घंटे काम हुआ पूरी कंपनी में? 1,25,000 घंटे कंपनी में काम होता है। राइट। अब हमने एक जॉब बनाई, जॉब नंबर Z। ये तो पूरी कंपनी की डिटेल्स है, ये कंपनी की डिटेल्स है। एक जॉब बनाते हैं जॉब नंबर Z। जॉब नंबर Z में हमारा नॉर्मल कितने घंटे लगते हैं? 1,000 घंटे लगते हैं। ओवर टाइम बिफोर आफ्टर आप 100 घंटे काम करते हो। संडे को आप 25 घंटे। टोटल 1125 घंटे आपने उस जॉब को बनाने में लगाया। अब क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। आपको लेबर कॉस्ट निकालनी है किसकी? जॉब कि जॉब Z पर कितना खर्चा आया। एंड ओवरहेड निकालने। क्या निकालने? ओवरहेड। इन द इन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट कि भाई इन फॉलोइंग केसेस में आपको उसकी क्या निकालनी है? एक तो क्या निकालनी है बेटा? बताओ पहले। एक कितना खर्चा आया उस जॉब पे। दूसरा क्या निकालना है बेटा? लेबर के साथ साथ आपको निकालना ओवरहेड की वैल्यू। इन सिचुएशन में प्लीज सिचुएशन को समझिए। जो मैंने लास्ट क्लास में ओवर टाइम की आपको लिखने को कहा था कि घर से ओवर टाइम की सिचुएशन लिखिएगा, पता नहीं लिखी मुझे नहीं पता, बट उस केस पर पहला केस क्या है? वेयर ओवर टाइम वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। अगर ओवर टाइम पूरे साल होता है, कितना होता है? पूरे साल होता है, तो बताइए एज ए पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज। मैंने क्या कहा था? अगर पूरे साल ओवर टाइम होता है तो वो ओवर टाइम नहीं माना जाता, वो मतलब जॉब की कॉस्ट ही माना जाता है कि भाई नॉर्मली सैलरी है, क्या दिक्कत है? ओवर टाइम तो पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। जो इंसान कभी कभी काम करता है वो ओवर टाइम माना जाता है। जो हमेशा ओवर टाइम लगाता है उसको तो नॉर्मल हो गया ना भाई साहब। तो पहला केस कर रहे हैं कौन सा? वेयर ओवर टाइम वर्क इज रेगुलर थ्रू आउट द ईयर। अगर ओवर टाइम पूरे साल किया जाता है रेगुलर बेस पर, जैसे मान लो सूर्यांशी जी हमारे बीच में है, ये पूरे टाइम 12-12 घंटे पढ़ती हैं, तो इनकी नहीं क्या ओवर टाइम? ओवर टाइम तो दीपांशु की जो 4 घंटे पढ़ता है और आज 6 घंटे पढ़ लिया गलती से, तो उसके नहीं ओवर टाइम होता है। कहते ना ये बंदा तो ये तो पागल है, ये तो रोज ऐसी करता है, इसके नहीं क्या ओवर टाइम।
ये है, पहली बार पढ़ रहा हूं भाई साहब, देख लो आज ओवर टाइम लगा रहा गलती से। तो जो रेगुलर बेस पे होता है वो ओवर टाइम का पार्ट नहीं होता, वो जॉब का पूरा पार्ट होता है। किसका होता है? जॉब का ही पार्ट होता है। तो पहला पार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, आपको वेजेस का रेट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिखाएंगे वर्किंग नोट, मेरे साथ साथ बना लीजिए वर्किंग नोट। यहां पे आपको निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस। क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस, वेजेस का इफेक्टिव रेट निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए कंपनी का कितना रेट आ रहा है, कंपनी का, कंपनी में जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है भाई? कितने घंटे काम किया है? 1 लाख घंटे काम किया है नॉर्मली कंपनी का, पूरी कंपनी के बताइएगा। और तो नॉर्म बिफोर एंड आफ्टर वाला कितना रेट है बिफोर और आफ्टर का बेटा बताओ कितना है? 1 लाख है ना, उसका रेट कितना है? 175 है। और संडे का रेट कितना है बेटा? 225 है। और ओवर सॉरी संडे का कितना है? 225 है। बाकी क्या है? नॉर्मल का रेट कितना है? अरे ये लिखा तो है नॉर्मल का वेजेस, ठीक है। तो आप पहले निकालिए नॉर्मल, नॉर्मल वेजेस। क्या निकालेंगे? नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल कितने घंटे काम किया आपने? 1 लाख घंटे काम किया है। और कितना रेट है बेटा? तो 1 लाख इंटू 100 करो, कितना आया? 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? अरे बताओ कितना आ जाएगा? 1 करोड़ की नॉर्मल वेजेस आपकी 1 करोड़ आई। कैसे आई? 1 लाख घंटे काम किया यहां पे और 100 रुपए का रेट है, 100 रुपए का रेट है, ठीक है जी। अब उसके बाद ऐड क्या करेंगे? क्या ऐड करेंगे तो बताओ? प्लस क्या ऐड करेंगे? ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर। ओवर टाइम की वैल्यू बिफोर और आफ्टर में। ओवर टाइम कितने घंटे बेटा? 20,000 घंटे। और पेमेंट का रेट कितना है? 175%। तो 100 का 175 रुपए, तो 20,000 इंटू 175 कितना हो गया बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। है 20,000 इंटू 175 कितना हो गया? 35 लाख। घबरा क्यों रहे हो? बोलो ना, शर्मा कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा? ओवर टाइम संडे एंड, ओवर टाइम संडे एंड हॉलीडे, संडे एंड हॉलीडे कितना ओवर टाइम है बेटा? 5,000 घंटे। और 5,000 घंटे को किससे लगोगे? 100 रुपए से। कितना आ गया? नहीं सॉरी, 225 से कितना आ गया? 11,25,000। तो टोटल वेजेस कितनी बन गई आपकी? टोटल वेजेस कितनी बन गई? 1,46,25,000। भाई कंपनी की जो टोटल वेजेस है वो 1,46,25,000 बन गई। बनी नहीं बनी बेटा? अब निकालो इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कितना आएगा? 1,46,25,000 डिवाइड बाय कितने घंटे काम हुआ है? 1,25,000 घंटे। निकालो। मेरे ख्याल से 117 रुपए आएगा इसका। ये कितने घंटे बेटा? 20,000 घंटे। देखो ऊपर देखो कितने घंटे? 20,000 घंटे, 5,000 घंटे, 5,000 ये रहा। और रेट कितना है इसका? 225% ऑफ बेसिक का।
तो बेसिक 100 रुपए था, 100 का 225%, 225 हो गया, तो 5000 इंटू 225, भैया बेटा क्या आपका इफेक्टिव रेट आया ये नहीं आया? आ गया। अब हमें करना है ये हमारा मेन वर्किंग नोट था, अब हमारे पार्ट करेंगे एक पार्ट करके। चलिए जी, पहला पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओवर टाइम है अगर रेगुलर बेस पे लगता है, तो रेगुलर बेस पे ओवर टाइम लगता है तो भाई साहब सारा का सारा पार्ट जॉब पे ही चार्ज होता है, कोई भी ओवर टाइम का पार्ट नहीं, क्योंकि रेगुलर बेस पे जो जॉब है वही हमारी सैलरी होगी। ओवर टाइम का होता है हम एक्स्ट्रा काम करें, लेकिन हमारा तो डेली काम वही है, तो उसमें कैसे निकालेंगे? पहला केस लिख लीजिए आप लोग। चलिए पहला पार्ट क्या है? वेयर ओवर टाइम वर्क रेगुलरली एज ए पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज। ये पहला पार्ट है, ठीक है जी। इस पहला पार्ट को हमें करना है। चलिए जी, पहले पार्ट को हम लोग करते हैं और समझते हैं। यहां पे निकाल लिए जॉब, क्या निकाल लिए? जॉब, तो लिखे जॉब जेड कॉस्ट, जॉब जेड की कॉस्ट निकालनी है। ये बताइए टोटल आवर्स कितने काम किए जॉब जेड में? जॉब जेड बनाने में कितने घंटे काम किए? कितने घंटे काम किए? 1125 घंटे काम किए नहीं गए? तो 1125 घंटे, तो क्या निकालेंगे? टोटल आवर्स इनटू इफेक्टिव रेट। टोटल आवर्स कितने घंटे काम किए? 1125, और एक घंटे का रेट क्या था बेटा? 117 रुपए। बताइए कितना है? 625। लो जी, पहला तो ये आ गया, क्योंकि कोई भी ओवर टाइम का पार्ट नहीं होता। अगर आप रेगुलर बेस पे जॉब करते हो तो वो ओवर टाइम इज जॉब का पार्ट हो जाता है, वो अलग से ओवर टाइम शो नहीं करते ओवरहेड के अंदर, वो ओवरहेड का पार्ट कुछ भी नहीं होता। चलिए ठीक है जी। पहला पार्ट इज कंप्लीटेड, दूसरे पार्ट पे आ जाओ। हाँ, ओवर टाइम, उसमें ओवर टाइम ओवरहेड कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलर, कभी कभी करते हैं, जो कभी कभी करते हैं तो भाई वो तो ओवर टाइम का पार्ट होगा। मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द, अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ा तो ओवर टाइम लगा दिया, प्रोडक्शन कम करना पड़ा तो ओवर टाइम कम लगाया, तो उस केस में क्या करेंगे भाई साहब? चलिए निकालते हैं केस नंबर 2, लिख देते केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था? वेयर ओवर टाइम इज वर्कड, क्या था? इररेगुलर। ये सेकंड पार्ट है, वेयर ओवर टाइम वर्कड इज इररेगुलर, कि जो ओवर टाइम है वो कभी कभी लगता है। तो निकालते हैं। अब देखो जॉब जेड की बात कर रहे हैं, तो जॉब जेड में क्या होगा? जो आपका नॉर्मल वेजेस है वो तो जॉब का लेबर का पार्ट होगा, लेकिन जो आपने ओवर टाइम पे किया वो किसका होगा? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जॉब जेड, ऑफ जॉब जेड, ठीक है।
जॉब जेड कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले निकलेंगे वेजिस, वेजिस, और दूसरा निकलेगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेस पे नहीं करते हो तो इसमें बेटा वेजिस तो नॉर्मल रहती है, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। अब वेजिस कितने हैं बताइए सर, वेजिस कितनी है? नॉर्मली कितने घंटे काम किया, देखिए जरा क्वेश्चन में, नॉर्मली कितने घंटे काम किया है सर? नॉर्मली करते हैं 1000 घंटे, और यहां पे 100 घंटे का ओवरटाइम यहां पे। तो आप क्या करोगे, कैसे क्वेश्चन करोगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत खतरनाक तरीका है ये। केस नंबर 2 था ना, वेजिस में नॉर्मल 1000 घंटे, वैसे टोटल कितने घंटे काम किया था? 1025 घंटे की सैलरी मिलेगी नॉर्मल के हिसाब से। कितनी बनती है? 1125। ये तो उसका वेजेस मिलेगी। इसके अलावा जो उसको ओवर टाइम मिलेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। अब ओवर टाइम इसको दो जगह मिला है, एक जगह मिला है संडे वाले दिन, एक जगह मिला है बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर कितने घंटे थे बेटा? 100 घंटे थे। 100 घंटे का रेट क्या था? 175 रुपए। लेकिन 175 में से 100 रुपए की सैलरी तो आप दे चुके हो, तो ओवर टाइम कितना दे रहे हो उसको? केवल 75। तो 100 इंटू 75 का रेट प्लस संडे को कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया? 25 घंटे। और 25 घंटे की जो सैलरी वो 225 के हिसाब से थी, लेकिन 100 की सैलरी तो आपने नॉर्मल में ऑलरेडी दे दी। एक्स्ट्रा कितनी दी है? एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कितनी दी? 125। तो बताइए कितना आया? 10,625। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 1 2 3। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? 125। ठीक है जी। जो नॉर्मल सैलरी तो उसको 100 के हिसाब से मिलेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसको मिली है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। क्योंकि 100 घंटे मिली लेकिन 125 का पेमेंट था, तो केवल 75 रुपए तो फालतू मिले। सॉरी था, दूसरे केस में 125 फालतू मिले। तो नॉर्मल के तो हमने ऊपर एंट्री कर दी है, नीचे क्या कहेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट क्या है बेटा? तीसरा पार्ट क्या आप देखिए, वेयर ओवर टाइम इज वर्क रिक्वेस्ट टू। कह रहा भाई साहब जितना भी ओवर टाइम है वो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। तो भाई कस्टमर लेगा, फैक्ट्री का कोई पार्ट नहीं होगा, किसका होगा? कस्टमर का पार्ट होगा। तो कैसे करेंगे बेटा इसको? पार्ट नंबर 3 क्या था? पार्ट नंबर 3 क्या था? वेयर ओवर टाइम is worked at the request of customer, कस्टमर्स की रिक्वेस्ट के हिसाब से। ठीक है बेटा? तो कैलकुलेशन ऑफ जॉब जेड कॉस्ट। ठीक है भाई? अब यहां पे जितनी भी कॉस्ट है वो पहले तो वेजिस होगी। वेजिस कितने घंटे भाई? 1125 घंटे इंटू 100 के हिसाब से। ये तो नॉर्मल बेसिक वेजिस होगी उसकी, प्लस ओवर टाइम। ओवर टाइम का क्या रूल्स है भाई? कितने घंटे सर? 100 घंटे का ओवर टाइम था, 175 माइनस 100, यही तो ना भाई। और दूसरा ओवर टाइम क्या था? 25 घंटे का, 225 माइनस 100। ये 100 नॉर्मल वाला रेट घटा दिया, बाकी एक्स्ट्रा ओवर टाइम का रेट कितना आएगा?
7,000 और ये 3,125 जोड़िए 1,23,125। ये हमारे तीनों पार्ट थे इसके, ये तीनों पार्ट थे बेटा हमारे। ये क्वेश्चन भी टेस्ट में आ सकता है और एग्जाम में आ सकता है। बाद में मत बोलिएगा सर ने नहीं बताया। ठीक है जी। हाँ जी, करा जाए या नहीं किया जाए? आज खत्म है ये प्रैक्टिकल और थ्योरी। चलिए फिर एक क्लास और लगा देंगे पीवाईक्यू कराने में। वैसे पीवाईक्यू तो हमने साथ साथ किए थे कुछ। चलिए जी, अब एक आता है एकदम बदतमीज वाला क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन करा दूं। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? जरा पढ़िए इसको और करने की कोशिश करेंगे इसको। पढ़िए और करने की कोशिश करेंगे इसको। हाँ जी बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है ना? बताते रहना वरना टेंशन हो जाती है मुझे। वैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए आपके, आपने देखा होगा, जैसे बोध ग्रुप लिया हुआ है उसमें अपलोड हो गए। सिंगल वालों के अपलोड नहीं हुए हैं। कॉस्टिंग के पहले सारे कॉस्टिंग अपलोड कर दूंगा, जो पुरानी रिकॉर्डिंग है। नई वाली तो आपको लाइव चली रही है और ये भी मिल रही है आपको, क्योंकि कोई बच्चे ऐसा हो ना सर मैं जल्दी करना चाहता हूँ, तो ले भाई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये मैं कराने जा रहा हूँ फटाफट से। हाँ जी बालिका करिए। क्या कह रहा है? वेजिस नेगोशिएशन वाला पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है ये वेजिस नेगोशिएशन वाला। नेगोशिएशन कर लोगे? अरे पढ़ के तो देखो, कर तो लोगे तो। चलिए मैं पढ़ता हूं। वेज नेगोशिएशन आर गोइंग ऑन विथ रिकॉग्नाइज एम्प्लॉइज यूनियन एंड द मैनेजमेंट वांट यू एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद व्यू टू इंक्रीज। कह रहा है भाई साहब वर्कर और मैनेजमेंट में ठन गई। उन्होंने कहा यार कुछ ऐसा करो वर्कर मोटिवेट हो सके और हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर, 3 खतरनाक वर्कर आए, ठीक है, दीपांशु, आदर्श और मान लो एक मुकुंद भाई हमारे बीच में है। ये 3 टिपिकल वर्कर है कंपनी के, जिन जो क्या क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं, 120 बनाते हैं और 100 बनाते हैं। द कंपनी प्रोडक्ट ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स, कंपनी जो 8 घंटे काम होता है नॉर्मली। एज्यूमिंग दैट वेजेस वुड बी गारंटीड, मान के चले 75 रुपए पर घंटा तो मिलेगा मिलेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 10 यूनिट बनाती है कंपनी 1 घंटे में। कंपनी के हिसाब से 10 यूनिट बनने चाहिए 1 घंटे में। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ 3 वर्कर्स एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, तीनों वर्कर की अर्निंग निकालनी है और एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है। किसकी? 100 पीसीज अंडर, पहले निकालना है डे वेजेस के हिसाब से, फिर निकालना है पीस रेट के हिसाब से, फिर निकालना है हाल से स्कीम के हिसाब से, निकालना है रो 1 स्कीम के हिसाब से। और ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर ऑफ कंपनी प्रोड्यूस। अगर कंपनी 100 यूनिट बनाती है
तो भाई साहब उसको कितना खर्चा आएगा। तो यहां पे सबसे पहला कौन सा ऑप्शन है, डे वेज। तो चलिए मेरे साथ साथ कीजिए फटाफट, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और अच्छे से, डे वेजेस के हिसाब से। हाँ जी, डे वेजेस के हिसाब से। करें भाई, चलो। तो पहला ऑप्शन है डे वेजेस, डे वेजेस के हिसाब से, ठीक है। कितने वर्कर है बेटा, कितने वर्कर है बता दो। सर ए है, बी है, सी। यहां पे वर्कर आ गए, यहां पे आएगा डेली वेजेस। क्या आएगा, डेली वेजेस, ठीक है। और यहां पे आएगा आउटपुट, आउटपुट कितना है बेटा, आउटपुट। फिर आएगा लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 100 पीसीस, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा था कि भाई 75 रुपए तो 1 घंटे के मिलेंगे, 75 रुपए तो 1 घंटे के मिलेंगे। तो 75 रुपए अगर 1 घंटे के, कंपनी में कितने घंटे काम होते हैं एक दिन में, 8। तो 75 इंटू 8 कीजिए। तो भैया ए को भी 600 मिलेंगे, बी को भी 600 मिलेंगे, सी को भी 600 मिलेंगे, तीनों को मिला के 1800 मिलेंगे, ठीक है भाई। पहले बताओ बात समझ में आई, 1800 मिलेंगे। अब आउटपुट कितना बनाया, ए ने कितना बनाया था आउटपुट, ए ने बनाया 180, बी ने बनाया 120, सी ने बनाए 100 यूनिट। तो ए ने बनाए 180, इसने 120, इसने 100 यूनिट। इसका 180 बनाने के आदर्श भाई को कितने रुपए मिल रहे हैं, 600 रुपए। तो 100 बनाने के कितने मिलेंगे आदर्श भाई बताओ, 600 रुपए मिल रहे हैं 180 को बनाने के। तो 100 को बनाने के कितने मिलेंगे बताओ। ये आ रहा है, 120 को मिलाने के 600 मिल रहे हैं 120 को बनाने के। तो 100 को बनाने के कितने मिलेंगे बताइए, 500। ये तो 100 ही है, तो यहां पे तो 600 ही आएगा। चलिए अब निकालनी है एवरेज कॉस्ट ऑफ 100 पीसीस, एवरेज कॉस्ट ऑफ 100 पीसीस। एवरेज कॉस्ट की 100 पीस की। ये बताओ 1800 रुपए हम पे कर रहे हैं, कितने से, टोटल 1800 रुपए हमने पे किए 400 यूनिट के। तो 1800 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। तो 100 की एवरेज क्या पड़ी हमारी, 450 रुपए पड़े 100 यूनिट को बनाने के। ये डेली वेजेस के हिसाब से निकल गए। उसने कहा था कि 100 को बनाने के कितना खर्चा आएगा ऑन एन एवरेज। तीनों वर्कर मिलकर अगर 100 बनाते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तीनों वर्कर मिलकर 400 बनाए, 1800 रुपए उन्होंने ले लिए बदतमीजों ने। और वैसे ऑन एवरेज कितने पड़े, 450 रुपए 100 पीस के, ठीक है जी। अलग अलग इतने पड़े, लेकिन ऑन एन एवरेज 7, क्योंकि ए बहुत अच्छा वर्कर था आदर्श की तरह से, उसने 180 बनाए, बाकी बी और सी बड़े निकम्मे थे, पैसे ज्यादा ले रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। चलिए, तो वर्कर का वेजेस के हिसाब से एक क्वेश्चन आ गया।
चलिए भी आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को बेटा? पक्का? चलो दूसरा बढ़ते हैं, दूसरा केस। दूसरा किसके हिसाब से था भाई साहब? पीस रेट किसके हिसाब से था? पीस रेट। तो चलिए दूसरा करते हैं पीस रेट के हिसाब से। पीस रेट, पीस रेट के हिसाब से, ठीक है भाई। कितने वर्कर हैं भाई साहब बताओ? सर ए है, सर बी है, सर सी वर्कर है। आउटपुट कितना है? पीस रेट, यहां पे पीस रेट कितना है? पीस रेट, एक पीस को बनाने में क्या खर्चा? पीस रेट। तो यहां पे आउटपुट, फिर टोटल वेजेस, टोटल वेजेस, फिर लेबर कॉस्ट 100 पीसेस। ये बताइए पीस का रेट क्या है? एक पीस को बनाने का रेट क्या है? कैसे निकालेंगे? देखिए 1 घंटे में वो कितने पीस बना रहा था बेटा? वो क्वेश्चन देखिए, 1 घंटे में कितने पीस बना रहा है? ये देखिए 1 घंटे में कितने है? सर 1 घंटे में 10 पीस बना रहा है। और 1 घंटे का पेमेंट कितना है? अगर 75 रुपए 1 घंटे का पेमेंट, कितने पीस का पेमेंट है? तो 10। तो एक पीस का खर्चा कितना आ रहा है? 7.5 नहीं आ रहा भाई साहब, क्योंकि 75 रुपए 1 घंटे के पे कर रहा है और 1 घंटे में कितने बना रहा है? वो 10 पीस बना रहा है। तो एक पीस का रेट कितना हो गया? 7.5 रुपए। चलिए तो पीस का रेट आ गया 7.5। यहां पे 7.5, यहां भी 7.5, यहां भी 7.5। कितने पीस बनाए थे उसने? 180, 120 और 100। मल्टीप्लाई कर दो, 1350, 900 और 750। हाँ जी, ठीक है जी। अब लेबर कॉस्ट निकालनी है कितने की? 100 पीस की। अगर एक पीस का रेट 7.5 रुपए है तो 100 पीस का रेट कितना होगा? 750 तो होगा, ये होगा ही 750 रुपया। कि अगर एक पीस 7.5 का बन रहा है तो 100 पीस कितने के बनेंगे? 750 के। अब एवरेज लेबर कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ 100 पीसेस, 3000 रुपए खर्चा कितना बनाने में? 400 बनाने में। तो 100 बनाने में कितना हुआ? 750 आ रहा है हमें। ये पीस रेट का सिस्टम हो गया, ठीक है बेटा। आज 15 मार्च आ चुकी है। मुझे पता है ये 3-4 दिन आपके डिस्टर्ब होंगे होली के टाइम में, क्योंकि पढ़ने का मन किसी का नहीं कर रहा। गुजिया खाएंगे मीठी मीठी, और कुछ ऐसे बालक भी होंगे जो अपना बैकलॉग पूरा करोगे बैठ बैठ के कि यार होली छुट्टी मिली है, एक आध बैकलॉग पूरा कर लो। बचपन में बड़े मजे से हम भी होली मनाते थे, तो कपड़े बड़े फाड़ते करते बच्चे एक दूसरे के। पता नहीं यहाँ ऐसी होली मनती नहीं मनती। हमारे तो ढोल लेकर के एकदम, वो कनस्तर टाइप का ढोल होता है, कनस्तर बनाते ढोल उसी को बजाते थे। अब हो गए सोसाइटी वाले लोग, तो सोसाइटी में तो भाई साहब शोर शराबा मना होता है। और हम तो भाई ऐसे ही करते थे बचपन में, हम ढोल वोल ले लिया, एकदम काले पीले कर दिया,
और पता नहीं कौन कौन सा कलर लगा देते, छूटता हुआ 4 दिन तक। तो अब वो वाली होली खत्म हो गई, होती है, ठीक है। इधर जो है ना गिजोड़ जो गांव है, इधर तो बहुत अच्छी होली खेलते होंगे। ये तो गोबर से होली खेलते हैं कई जगह तो। हाँ, लटाए तो उसी के अंदर। अब सोसाइटी वाले कहते हैं अरे ले गुलाब लगा ले, गंदा मत करियो, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, ऐसा होता ना। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर कलर में कुछ होगा ना 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 ना, ऐसी वाले ना बड़े वाश वाले हल्का सा गुलाल लगा लिया, फिर झाड़ दे वो भी। तो उस तरह की होली सेलिब्रेट करते हैं बच्चे, नहीं। लेकिन और जो छड़े तुम्हारी तरह कैसा गुलाल, चला आ जा। चलिए, तो इसके 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या था? हाल से और अब हाल से रोवर के लिए हमें 3 चीज चाहिए, एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और रेट पर आवर। यहां पे रेट पर आवर तो नजर आ रहा है मुझे, कितना है? 75 रुपए पर आवर, ये नहीं है भाई? अगर रेट पर आवर की बात करो, रेट पर आवर वो तो आ रहा है 75 रुपए, है नहीं है? अब तीनों वर्कर है, लेकिन तीनों ने प्रोडक्शन अलग अलग किया है, तीनों ने प्रोडक्शन। तो भाई साहब, तो पहले किसके साथ करेंगे? हाल से, काले काले फाल से। वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। यहां पे लिखेंगे स्टैंडर्ड आर। अब स्टैंडर्ड आर निकालने हैं, फिर लिखेंगे एक्चुअल आर, फिर ठीक है, फिर टाइम सेव्ड, याद है आपको कुछ? फिर बेसिक, फिर बोनस, फिर टोटल, फिर लेबर कॉस्ट कितने की? 100 पीसेस की। कुछ छोटा है ना कॉलम? स्टैंडर्ड आर कैसे निकालेंगे? कह रहे हैं कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनते हैं, और ए ने कितने बनाए बेटा? 180 बनाए ने ना, तो 180 बनाए और 1 घंटे में बनाता 10, तो कितने घंटे हो गए उसको? 18 घंटे वो लेगा 180 बनाने में। बी ने बनाए कितने? 120 डिवाइड बाय 10 इंटू 12 घंटे। सी ने 100, तो 100 डिवाइड बाय 10 कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। भाई 180 बनाए और 1 घंटे में 10 बनते हैं, तो कितने घंटे लिए उसने? 18 घंटे। 120 बनाए, 1 घंटे में 10 बनते, तो कितने बजे? 12 घंटे। एक्चुअल आर को देखा कितना? 8 घंटे। बताओ टाइम कितना सेव किया उसने? अब 10, 4, 2, ठीक है। बेसिक का तरीका क्या होता है? एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर। तो एक्चुअल आर का रेट कितना है? 75 रुपए इंटू 8 कितना हुआ? 75 इंटू 8 600, 600, 600, यही है बेसिक। प्लस बोनस, बोनस निकालते हैं जितना टाइम बचाया उसका, सैलरी बनी उसका 50%। टाइम कितना बचाया इन्होंने? 10 घंटे, और 1 घंटे की सैलरी कितनी है? 75, तो कितनी बनती है? 750। 750 का 50% कितना होता है? कितना होता है? 375। वेरी गुड। अब यहां पे 4 घंटे की सैलरी 4 इंटू 75 कितनी बनती है? 300। 300 का 50% 150, फिर 150 का 50% 75, तो टोटल कितनी होगी? 975, 750 और 675। भाई 75 रुपए पर घंटा है, आपको फॉर्मूला पता है, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर उसका 50%।
अब लेबर कॉस्ट, 100 पीस की कॉस्ट कितनी होगी भाई साहब? यहां पे बनाए थे 180 पीस, तो उसको मिल रहा है 975 रुपए। तो 100 के कितने होंगे? 975 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, 750 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 675 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना हुआ? ये तो 675 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? ये मल्टीप्लाई कितना है? 541.666। नीचे वाला 625। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ 100 पीसेस, 100 पीस की कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा? ये खर्चा कितना है टोटल का? टोटल कितना आ रहा है? ये जोड़ लो। और ये पीस कितने आए थे? 400, 2400 आ रहा है, डिवाइड बाय 400 इंटू 100 पीस की 600 आ गया एवरेज कॉस्ट। ये हाल से मैंने कर दिया, रोवन से आप कर सकते हो। रोवन में चेंज कहां हो? केवल बोनस में चेंज होगा भाई। ये सब तो सेम रहेगा, रोवन का बोनस अलग आएगा बस, बाकी टोटल अलग आ जाएगा। फिर वही तरीका। क्या आप कर सकते हो ये रोवन वाला? मैं मान लूं कि होमवर्क कर लोगे। हाँ जी, बात क्लियर हुई नहीं हुई? कि भाई साहब क्लियर होगी बात? सर बताइए आगे। राइट नाउ या रॉन्ग? चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने हाल से कर लिया। क्या रोवन आप कर लोगे? पक्का बोलो। केवल यहीं पे चेंज आएगा, यहां पे और यहां पे, बाकी कॉलम तो सेम रहेंगे, क्योंकि बेसिक दोनों का सेम होता है। किसमें फर्क होता है? बोनस में फर्क होता है। और ना कर पाओगे तो ऑलरेडी सॉल्यूशन भी है इसका नीचे, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल का, उसके बाद थ्योरी। चलिए कोई नाराजगी नहीं है, बस पढ़ो आप अच्छे से। और मैं कोई टाइम नहीं बढ़ा रहा आपका, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि सर जितना टाइम उतना एनफ हमारे नहीं है। क्योंकि मैंने बच्चों की शक्ल देखी तो कह रहे नहीं सर इतना पढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी तो करनी होती है घर जाके। जितना आप पढ़ाओगे उतना फिर हमारा टेंशन। तो चलिए जी हम बात करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन और है, ओवर टाइम का ही है। ये क्वेश्चन है ओवर टाइम का, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है जी। इसमें 3 वर्कर हैं और तीनों वर्कर की सैलरी निकालनी है पूरे 7 दिन की। दिख रहा है ना आपको? इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड रिपेयर ऑफ कस्टमर इक्विपमेंट दैट ए टोटल 150 लेबर आवर्स। टोटल उस जॉब रिपेयर में जॉब कास्ट में 154 घंटे लगे। वो किस तरह लगे? वर्कर ए पेड, वर्कर को 200 रुपए पर डे मिलते हैं और 8 घंटे के, कितने मिलते हैं? 8 घंटे के। वर्कर बी को 100 रुपए पर डे मिलते हैं 8 घंटे के। वर्कर सी को 300 रुपए पर डे मिलते हैं
8 घंटे के। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फिर मंडे को वर्कर ए बड़ा अच्छा था, उसने कितने घंटे काम किया? 10.5, बी ने 8, इसने 10.5, ऐसे यहां पे इसने टोटल 49 घंटे काम किया, इसने 48 घंटे काम किया, इसने 57 घंटे काम किया। भाई ये तो बोनस का हकदार नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। क्या कहता है कि भाई इसको बोनस ने 48 घंटे काम किया ना, और बी और सी बोनस के हकदार होने चाहिए। इन टर्म ऑफ अवार्ड एम्प्लॉय कॉन्सिलेशन वर्कर आर टू पेड डीए अलाउंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट लिविंग इंडेक्स फिक्सिंग रिलेटिंग टू ईच मंथ विच वर्क एट ₹968 फॉर द रेलिवेंट। कह रहा है उस महीने में 968 रुपए डीए भी उनको मिला, वर्कर को डीए मिला। डीए अलाउंस इज पेबल ऑल वर्कर, सभी को डीए मिलेगा। इज रिस्पेक्ट ऑफ द वेजेस रेट एट present आर लीव विद वेजेस एंड ऑल वर्किंग डेज। ईच वर्कर हैज टू वर्क 8 hours ऑन a weekdays। सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली, संडे सैटरडे छुट्टी रहती है। ऐसा बड़ी कंपनी है। हाउ वेयर वर्कर में वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एजेंसी ऑफ द वर्क 4 hours दैट फुल पेमेंट ऑफ इट। अगर मान लो सैटरडे को बंदे ने अगर 4 घंटे भी काम कर लिया, छुट्टी का टाइम था, तो उसे डबल रेट का पेमेंट मिलेगा। मतलब उसके 4 घंटे 8 घंटे के बराबर होंगे नॉर्मल के, विद नो अदर पेमेंट, और उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस रेट। ओवर टाइम क्या है? वेजेस रेट का डबल है। इफ वर्कर वर्क मोर देन 9 hours इन ए डे, अगर वर्कर एक दिन में 9 से ज्यादा घंटे काम करेगा तो ही उसे ओवर टाइम मिलेगा, अदरवाइज ओवर टाइम का रेट नहीं मिलेगा। द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय पेंशन आर ऑब्जर्व इन टू ओवरहेड। कह रहे कंपनी ने जो ईएसआई और पीएफ दिया वो वेजेस का पार्ट नहीं, वो किसका पार्ट है? ओवरहेड का पार्ट है। तो हमें तो यहां पे वेजेस की बात करनी है। चलिए अब यहां पे हमारे पास, अच्छा ये रहेगी लाइन ना, टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क इन है, पूरे 176 घंटे काम हुआ है। तो 176 घंटे काम करने का कितना डीए मिल रहा है? अब देखना वर्कर ने कितने घंटे काम किया है, उसके हिसाब से उसको डीए दे देंगे। तो पहले आप क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं कराने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिकली ये आखिरी क्वेश्चन है। कराया जाए? ये सब क्वेश्चन फोटो ले लो, क्योंकि मैं इसमें बार बार जाऊंगा तो दिक्कत आएगी मुझे डेज दिखाने में कि कितने दिन काम, कितने घंटे काम किया। बस ये ले लो, ये वाली टेबल की बहुत है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। या किताब खोल लो ना, किताब में भी तो है। अब किताब लाते तो हो नहीं। अच्छा चलिए, आदर्श भाई की जय हो। आदर्श भाई अब तो सितंबर में एग्जाम देने कह रहा है। मैं नहीं देने सितंबर में, मैं तो जनवरी में दूंगा। मैं आराम से तैयारी करके दूंगा, अभी नहीं पता। देखो जनवरी दो या सितंबर दो, वैसे टारगेट बनाओ सितंबर का। क्यों नहीं हो जाएंगे? कोर्स तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी 2 महीने मिलेगा। तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट कोई ना पढ़ाता हूं मैं। बाकी सब्जेक्ट भी आपके टीचर करा देंगे, उनसे बोलिएगा। हाँ, जिन्होंने ऑनलाइन लिया हुआ है वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो कहेंगे देख लो 2x पे क्या दिक्कत है, मुझे क्या कह रहे हो? सही बात नहीं है, वो क्या करेंगे? और घर पे टाइम मिलता नहीं इतना पढ़ने का है। हाँ बेटा, सेल्फ स्टडी ही होती है। सेल्फ स्टडी 2 महीने मिलेगा ना, जनवरी जून तक खत्म करो, जुलाई अगस्त में सेल्फ स्टडी करो। और सेल्फ स्टडी क्या होती है मुझे बताना चला एक बार। सेल्फ स्टडी क्या होती है? चलो मुझे बताओ, आज बताओ। सेल्फ स्टडी, बच्चे बहुत कहते हैं कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी होती क्या है? खुद से पढ़ना। जब टेस्ट देते हो तो खुद से नहीं पढ़ते हो? जब आप खुद हर बार हर सब्जेक्ट का टेस्ट देते रहो चैप्टर वाइज, अपने आप सेल्फ स्टडी होगी आप लोगों की। हाँ, जिसका टेस्ट नहीं हो रहा तो उसकी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे आप, वो तो देख लेंगे जब होगा है।
मेरा मानना है कि चाहे बेशक चैप्टर 10 की जगह 8 करो, लेकिन विद रिवीजन करो। आप लोग पढ़ पढ़ के करो। मतलब 10 के 10 कर लिए, लेकिन बाद में डब्बा गोल कुछ भी नहीं आता, भूल गए सारे, रिवीजन ही नहीं किया हम लोगों ने। जिस सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो ना, यकीन मानो आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि वो सब्जेक्ट आपके लिए भूत बन जाएगा कल को। और पढ़ने बैठोगे ना तो याद ही नहीं रहेगा कि यार कुछ था भी इसके अंदर क्या। दोबारा से वीडियो देखोगे बार 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 बार। सच्चाई बोल लो, जिसका टेस्ट देते रहोगे वो चैप्टर आपको आधे से ज्यादा रट जाएगा। एक चैप्टर का 5 बार टेस्ट देना बस, तो 5 बार रिवीजन हो गया नहीं हो गया? किस बात की सेल्फ स्टडी? तो इस पॉलिसी से करो सेल्फ स्टडी। तो चलिए पहले किसकी बात करनी है? वर्कर ए की। चलिए कैलकुलेशन ऑफ वेजेस किसकी? वर्कर ए। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस वर्कर ए। 4th इलस्ट्रेशन है हमारी ये आईसीआई मॉड्यूल की है। अगर वर्कर वेजेस लिखा तो वो अर्निंग भी हो सकता है एम्प्लॉय वाले, लेकिन अर्निंग और एम्प्लॉय कॉस्ट में फर्क होता है। यहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट के पॉइंट से पीएफ और ईएस का फर्क आता है, वो है ही नहीं इसमें। तो आप वर्कर वेजेस लिख दो या एम्प्लॉय कॉस्ट लिख दो, चलेगा। ठीक है जी, बाद में निकाल देंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, पहले वर्कर वेजेस निकाल लेते। पहले कितने घंटे काम किया, तो पहले यहां पे तो यहां पे निकालो वेजेस की जगह लिखो ना, ये लिखो पहले आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस आवर्स, आवर्स लिख दो यहां पे, क्योंकि वेजेस बाद में निकाल देंगे। वेजेस आवर्स ऑफ ए के वेजेस आवर्स। भाई साहब यहां पे लिखो नाम। बचपन में संडे मंडे याद करते थे हम लोग, तो यहां भी कितने हैं? मंडे पहला कौन सा डेज है? मंडे। यहां पे डेज लिखो, डेज। मंडे, फिर क्या है? ट्यूसडे, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यही है भाई। फिर लिखो नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स। फिर लिखो एक्स्ट्रा आवर, फिर लिखो ओवर टाइम। किसका? ओवर टाइम आवर्स। कितने घंटे हो रहे हैं? फिर लिखो टोटल आवर्स। ठीक है, टोटल आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। ये एक्स्ट्रा आवर्स है, ये एक्स्ट्रा या ओवर टाइम? ओवर टाइम, ओवर टाइम आवर्स विथ टोटल आवर्स। ठीक है भाई। बताऊंगा ना एक्स्ट्रा क्या है, पहले हम करें फिर करेंगे। बताइए ए ने कितने घंटे काम किया है? अरे क्वेश्चन में मंडे को कितने घंटे काम किया इन्हें? 10.5 घंटे काम किया है। जबकि हमारा रूल्स कहता है कि 8 घंटे नॉर्मल टाइम करना चाहिए, उससे आगे बोनस के नहीं होते, लेकिन तो 8 घंटे तो नॉर्मल में आएंगे। अब आपने कितना एक्स्ट्रा काम किया? कितना घंटे एक्स्ट्रा काम किया? एक्स्ट्रा आवर्स कितने लगे भाई? 8 घंटे। ये सुन लीजिए ध्यान से, टोटल 10.5 घंटे ना, 8 घंटे तो नॉर्मल में लिख दीजिए, और 9 घंटे तक तो उससे बोनस नहीं मिलता ना। मैंने बताया था कि 9 घंटे अगर पर डे काम करता है तो बोनस के नहीं एलिजिबल। तो 8 घंटे नॉर्मल लिखेंगे, और 1 घंटा जो था वो एक्स्ट्रा में, इसका कोई बोनस नहीं मिलता, सॉरी ओवर टाइम नहीं मिलता। ये बताओ ओवर टाइम कितने घंटे का मिलेगा? केवल कितने घंटे मिलेगा? 1.5 घंटे का तो ओवर टाइम मिलेगा नहीं। समझ में बात? देखो टोटल 10.5 घंटे थे, 8 घंटे नॉर्मल में आ गए, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा करोगे तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन 10.5 घंटे किया तो आपने 1.5 घंटा एक्स्ट्रा किया, उसका ओवर टाइम मिलेगा। अब टोटल आवर्स कितने बन गए वेजेस के हिसाब से?
नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल वेजेस पेमेंट आवर पेमेंट, कितने घंटे की वेजेस पेमेंट होगी इसे बताओ। ओवर टाइम को अगर मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूं तो कितने घंटे की वेजेस बनती है उसकी? 1.5 घंटे का ओवर टाइम है। ओवर टाइम का रेट डबल होता है बेटा। अगर इसको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूं तो ओवर टाइम के 1.5 घंटे नॉर्मल वेजेस के कितने घंटे के बराबर है? 3 घंटे के बराबर है ना भाई। ओवर टाइम का 1.5 घंटा नॉर्मल टाइम के डबल है तो 3 घंटे हो गए। तो 8 घंटे, एक 9 घंटे, और ये कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। तो कितने घंटे आएंगे? इसका मतलब वेजेस अगर हम 12 घंटे की दे दे तो ओवर टाइम भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। दोबारा बताओ, 1.5 घंटा आपका ओवर टाइम था, इसका डबल पेमेंट मिलेगा तो 1.5 घंटे का पेमेंट बनता है 3 घंटे का। तो नॉर्मल के 3 घंटे और ओवर टाइम के 1.5 घंटे, बात तो वही है। चलिए अब ट्यूसडे को कितने घंटे काम किया बताइए उसने? 8 घंटे। तो भाई साहब नॉर्मल 8 होंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ओवर टाइम कुछ नहीं किया, कितने घंटे आएंगे? 8 घंटे ही आएंगे। वेडनेसडे को कितना किया? 10.5, तो वही बन जाएगा 8 1 1.5, कितना? 12 घंटे। उसके बाद बताइए 9.5, तो 8 1 और 0.5, तो 0.5 का हो गया 1 घंटा, 8 और 1 9 1 10 घंटे। चलिए सैटरडे में आइए। ओ फ्राइडे भी है, फ्राइडे में कितने घंटे काम किया? 10.5 1.5 कितने हो गए? 12 घंटे। यहां पे चाहते एक कॉलम बना सकते हो, इक्विवेलेंट टू नॉर्मल। इसको 3 घंटे कर दो, इसको भी 3, इसको 1, इसको 3। इससे आपको फायदा हो जाएगा कि चलो भाई ये 3 कहां से बन रहा है। तो आपको जोड़ना है, इसको ए को जोड़ना है, बी को जोड़ना है और सी को जोड़ना है। यहां पे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी। इक्विवेलेंट आवर्स इसे कहते हैं, इक्विवेलेंट आवर्स। सैटरडे को कितने घंटे काम किया? ओ भाई साहब कितना स्टार आदमी है, छुट्टी मेरा। कितने घंटे हो गए इसके? 54 आवर्स। द टोटल इसने 54 आवर्स काम किया। अब मैं इसकी निकालता हूं वेजेस। क्या निकालूंगा इसकी? लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट। ये तो आवर्स निकाले अभी मैंने। चलिए आवर्स समझ में आया कैसे निकाले बेटा? अब निकालेंगे वेजेस या एम्प्लॉय कॉस्ट या वेजेस पेबल। वेजेस पेबल, कितनी वेजेस पे की आपने? ठीक है भाई, पहले निकालेंगे बेसिक। बेसिक कितने घंटे काम किया आपने? 54 घंटे काम किया ना भाई? अरे बताओ। और 1 घंटे का रेट कितना है? ए का 1 घंटे का रेट कितना है? ए को मिलते हैं 200 रुपए 8 घंटे। क्वेश्चन में देखो लिखा ऊपर 200 रुपए मिलते हैं 8 घंटे के ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में, नहीं भी लिखा हुआ? तो 1 घंटे का रेट कितना हो गया उसका? 25 रुपए। तो बेसिक कितनी आ गई उसकी? 150। अब आएगा बेटा डीए। डीए का ये बताइए 968 रुपए पे कर रहे थे, कितने घंटे के? 176 घंटे के। तो बताइए कितना रेट आ गया डीए का? 5.5। अब आपने जितने घंटे 54 घंटे काम किया उतने घंटे का डीए मिलेगा। कितना है बताइए? क्या? 297। तो टोटल वेजेस कितनी बन गई उसकी? कितनी बनी? 1647। तो मैंने ए का कर दिया भाई साहब। क्या बी और सी का कर सकते हो आप, या मैं करूं? मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, नाराज मत हो, मैं कर लेता हूं, क्योंकि आपको कष्ट ज्यादा दूंगा नहीं मैं। 54 घंटे का डीए और 54 घंटे का ही बेसिक है।
ठीक है जी। चौवन घंटे का डी और 54 घंटे का बेसिक। डी का रेट कैसे आया? 968 रुपए पूरे 176 घंटे के हो रहे हैं, तो 54 घंटे का क्या होगा? 968 डिवाइड बाई 176, तो 1 घंटे का रेट आ गया। और टोटल आपने कितना किया बेटा? पायल बेटा कितना किया है? 54 आवर्स। चलो बी पे बनाओ, बी पे आ जाओ, बी का निकालते हैं। बी का निकाले भाई? चलो यहां से बना लेने, मैं बता दूंगा। पहले तो वही लिख लो टेबल, पहले डेज, नॉर्मल, एक्स्ट्रा, ओवर टाइम, इक्विवेलेंट रेट, फिर टोटल बना लो, फिर मैं बताता हूं कैसे कैसे आया ये। ठीक है भाई? इसको तो वैसे भी ओवर टाइम मिलना ही नहीं है, केवल सैटरडे को मिलेगा। सैटरडे को तो मिलेगा, और इसने डबल मिलेगा उसको क्यों? तो सैटरडे 4 के 8 घंटे बन जाएंगे। चलिए चलिए जी, तो मेरे ख्याल से ये सब तो आसान है, मैं बस लास्ट वाला समझ में आ गया। 4 का डबल हो जाएगा क्योंकि इसने ओवर टाइम किया है, तो 8 घंटे, इसका तो कुछ है ही नहीं। इसकी वेजेस निकाल लो। बी का तो बहुत आसान टेबल है। आठ घंटे क्या सैटरडे को? कहां लिखा है बी ने? सैटरडे को 8 घंटे काम किया है, 4 घंटे किया उसने, 8 लिखा है। कैसी बातें कर रहे हो? बी, हाँ तो सैटरडे 8 घंटे काम किया है ना, जबकि उस दिन छुट्टी होती है। 8 घंटे इसने क्या किया है? काम किया है। 8 घंटे था, कैसे लिखे इसने? 4 घंटे काम किया, लेकिन उसका डबल के हिसाब से पहले ही कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बी का तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 घंटे नॉर्मल लिखना है और 4 घंटे एक्स्ट्रा किया, इस एक्स्ट्रा का डबल मिलेगा, इसलिए वो 8 हो गया है। तो ये 4 घंटे जो एक्स्ट्रा है ना, यही मान लो, उसका डबल कर लो, तो टोटल 8 घंटे काम करना, 4 घंटे का डबल। क्यों? क्योंकि केवल 4 घंटे ही काम करता है, और 4 का क्या होगा? डबल रेट मिलेगा, डबल रेट मिलेगा। वैसे यहां पे ना बताइए क्या करना चाहिए इन लोगों को, यहां दोनों से काट करके, मेरे हिसाब से यहां दोनों से काट करके इन दोनों को सीधे ओवर टाइम में 4 घंटे लिखना चाहिए था, उसका डबल करके 8 लिख देना चाहिए था आईसीआई को, क्योंकि वो छुट्टी होती है सैटरडे को उसकी, तो सैटरडे में तो वो जो भी आएगा वो ओवर टाइम ही करेगा भाई। छुट्टी वाले दिन मांगूंगा तो मैं ओवर टाइम का मानूंगा अपने को। चलिए जी, निकालो वेजेस बी की कितनी आई है? बी की वेजेस कितनी आई है? कितना रेट है वेजेस का? बेसिक 48 आवर्स इंटू रेट कितना था इसका? 100 रुपए 8 घंटे के, तो 12.5 हो गया, प्लस डीए 48 इंटू 5.5, ये टोटल आ जाएगा उसकी। चलिए आगे बढ़े। सी वर्कर पे जाते हैं अब। सी वर्कर पे जाते हैं अब लोग। मैं सोच रहा हूं होली पे छुट्टी हो ना, एक चैप्टर दे दूंगा आपको पढ़ने घर से, क्या नहीं दूं? तो कैसे शक्लें देख रहे सब लोग?
कह रहा है नहीं दूंगा, जाओ ऐश करो, मैं आप पे बटन नहीं डालूंगा, वरना छुट्टी करके एक रिकॉर्डिंग क्लास दे देते हैं तो फिर और वही मका वहीं पहुंच जाते हैं। सर ने दिए ना, दिए, चलो कोई बात, अरे कोई बात, मैं लाइव ही कराऊंगा, कोई खुश हो गए बच्चे की चाहिए। सी कर रहे हो मैं कराऊं? सी में भी सेम वैसी प्रोसेस चल रहा है, सेम ही है ना लगभग, बस यहीं पर वही होगा, 8 का वही हो जाएगा, 4 घंटे का डबल 8 घंटे हो जाएगा। 62 घंटे आ गया, आया नहीं आया? अब निकाल दो इसकी वेजिस, कितना बेसिक 62 घंटे, रेट कितना, सी का रेट कितना था भाई साहब बताओ, सी का पेमेंट कितना था? 300 रुपए पर डे, 8 घंटे, तो 300 डिवाइड बाय 8 क्या रेट आ रहा है सी का? 37.50 प्लस डीए, डीए कितना है? 62 इंटू 5.50, कितना है? 2,666। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, पेपर में नहीं आएगा, ये कंफर्म कर दूं मैं आपको, लेकिन इस चक्कर में पढ़ो ना, ऐसा मत करना, सर ने मना किया तो नहीं आएगा, क्या पता आ गया तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली, सारी इलस्ट्रेशंस, सारे प्रैक्टिकल और PYQ भी हमने साथ में ही किए थे इसके, तो ठीक है। अब आपकी बची है थ्योरी, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, थ्योरी। थ्योरी पढ़ाने का एक ही ऑब्जेक्ट है बेटा, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए बस, इस वजह से थ्योरी पे ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, अदरवाइज थ्योरी पहले जोर नहीं देना पड़ता था। चलिए अब आता है बेटा थ्योरी, कौन से पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। हाँ जी बच्चों, उतार लिया सब लोगों ने? सर 12.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेसिक में? बेटा 12.5 का रेट है ना, 100 रुपए पेमेंट मिल रही है उसको वर्कर बी को, और 8 घंटे काम करता। सबसे ऊपर लिखा है टेबल में, आप जाइए वहां लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये 100 रुपए मिल रहे हैं 8 घंटे के, तो 100 रुपए अगर 8 घंटे के, तो 1 घंटे रेट कितना हो गया? 12.5 हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, अब यहां पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा जा रहा है वो कराऊं, आइडियल टाइम। मैंने पढ़ाया था ना आइडियल टाइम, आपको नहीं पढ़ाया था? चलो कोई बात नहीं, आइडियल टाइम पढ़ लो। इससे पहले भी तो है कुछ, सबसे पहले यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट कंट्रोल। एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि हमारे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। क्या है? कॉस्ट मिनिमम आए। अब जिससे कि कॉस्ट को पर यूनिट कम से कम आएगी, तभी कंपनी का फायदा होगा भाई साहब। भाई आप कंपनी के मालिक हो, आप क्या चाहते हो? जो मेरा प्रोडक्शन कर रहा हूं उसकी कॉस्ट कम है, उसकी कॉस्ट करने के लिए पहले मटेरियल कॉस्ट को हमने कम किया, आप किसको कम करना है? लेबर की कॉस्ट को कम करना है, ठीक है बेटा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना। द एम शुड बी कीप द वेजेस पर यूनिट आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। जितनी कम हो सके उतनी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए।
इसके लिए उसने कुछ डिपार्टमेंट बांटे और हर डिपार्टमेंट को काम बांटा। कुछ डिपार्टमेंट बनाए कंपनी के अंदर, और पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? सबसे पहले है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? ऑन रिसीव्ड और एम्प्लॉय रिक्विजिशन फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट, इट सर्च फॉर द रिक्वायर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन। मतलब हमें अगर मान लीजिए कंपनी में कोई जॉब खाली होती है तो उस जॉब के लिए हमें अच्छा बंदा पता लगाना, सर्च करना, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम ही यही होता है कि भाई अपॉइंटमेंट करना वर्कर्स की। इट इंश्योर दैट पर्सन रिक्रूटेड प्रोसेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इसका दूसरा काम होता है कि जो बंदा आया है उसको चेक करे कि भाई इस जॉब के लिए इसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, या जो इसके स्किल्स हैं इस जॉब को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरा, अरेंज प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द न्यूली एम्प्लॉयज एंड वर्कशॉप फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। इसका काम क्या है? जो नए वर्कर आए उन्हें ट्रेनिंग करो, भाई साहब आइए ट्रेनिंग। जैसे आप भी जाओगे आर्टिकलशिप में तो आपको भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना। और दूसरा क्या है? जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके लिए भी वो काम करे, उन्हें बताए कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, उन्हें मोटिवेट करे, उनके लिए काम करे। ये किसका काम होता है? पर्सनल डिपार्टमेंट का। ठीक है जी। और क्या है? मेंटेन ऑल पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय। इसका काम क्या है? जितने भी उस जॉब से रिलेटेड रिकॉर्ड है और जो सारे पर्सनल रिकॉर्ड है, कौन सा वर्कर है, कितनी उसकी एज है, कौन सी जगह रहता है, नोएडा में रहता है, दिल्ली में रहता है, उसके सारे रिकॉर्ड कौन रखता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द टाइम, और हमेशा टाइम टू टाइम इवेल्युएट करे परफॉर्मेंस। आप देखते नहीं कई कंपनी में अवार्ड मिलता है कि भाई बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मिलता नहीं ऐसे? तो वो कैसे मिलता है? उसकी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पर क्या करना? जज करना कि सही कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होता है? इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। प्रिपेयर प्लान स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच जॉब। हर जॉब के लिए प्लान बनाता है कौन? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कहते नहीं, जब आप अपने घर बनवाते हो क्या करते हो? एक इंजीनियर बुलाते हो, यार बताइए नक्शा बनाइए मेरे घर का। उसके बाद प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग गाइडेंस टू द एम्प्लॉय, और उसके हिसाब से जितने भी एम्प्लॉय उनको गाइड करता है कि भाई आपको देखो यहाँ पे बीम डालना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है। कौन करता है? इंजीनियर बताता है। आप कभी भी जब घर बनाते हो तो वहां पे, आप तो खैर बड़े घर बनवाना तो आपको इंजीनियर बुलाना पड़ेगा। अगर छोटे मोटे बनाना चाहते हो 2 मंजिला 3 मंजिला, तो ठेकेदारी बहुत होते थे, वही बताते हैं कैसे बनाना है। लेकिन बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल बनते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो इनके लिए इंजीनियर आता है, वो गाइड करता है उनको, जो उसके ठेकेदार होते हैं सबको बताता है। उसके बाद सुपरवाइज करना, उनको सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंडक्ट टाइम मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी का मतलब होता है कि कितनी जॉब में कितना समय लग रहा है। अभी टॉपिक पढ़ेंगे टाइम एंड मोशन हम लोग। अंडरटेक जॉब एनालिसिस, कंडक्ट द जॉब, फिर उस जॉब को चेक करना है कि भाई सही कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका बाद है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ द टाइम कीपिंग। ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखता है, कौन कितने बजे आया, किसने कितने बजे एंट्री की। जैसे अभिनव भाई रोज हमारे 10 मिनट लेट आते हैं, ठीक है, तो मैं इनका टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट बन गया, मैं इनका रिकॉर्ड रख रहा हूं। जैसे आदर्श भाई कभी कभी बीच में गट्ठी मार देते हैं, कभी एक क्लास से दूसरी क्लास में गायब हो गए, ठीक है, कभी आए नहीं, तो एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हमारे पास है। ठीक है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आपका। ठीक है, टाइम इज स्पेंट बाय एम्प्लॉय ऑन वेज, और फिर देखता है कि कौन बंदा कितना टाइम दे रहा है उस जॉब पे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास लेते हैं सो भी जाते हैं, ठीक है, अच्छा कुछ पढ़ाया जाते हैं क्या, ऐसे भी तो होता है, तो सो जाते हैं। जैसे मान लो बहुत देर से आप किसी को देखे जा रहे हो ना तो यूं हो जाता है, अचानक से आप देखते तो यूं होता है, ये होता है, नॉर्मल सिचुएशन है। अगर मान लो आप ध्यान से देख रहे हो कोई चीज, और खासकर थ्योरी में होता है ये, तो आप यूं देखते तो यूं होता है। ऐसा होता है कि आपको टाइम की डिपार्टमेंट ये देखता है कि किस जॉब पे कितना टाइम उसने लिया, कितना टाइम उसको दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है पेरोल डिपार्टमेंट, ये सैलरी बनाता है वेजेस वर्कर की,
भाई कितनी टाइम में कितनी सैलरी बनेगी, कौन सी सैलरी काटी जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक्युमुलेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ये एम्प्लॉय कॉस्ट को क्लासिफाई करता है, डायरेक्ट लेबर कौन सी और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है, और उनको हर जॉब पे क्या करता है, बांटता है। इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट शीट, जिस कॉस्ट शीट से आपको बहुत बातें क्लियर होंगी, और वो कंपलसरी चैप्टर है, 10 नंबर का आता है। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, वो चैप्टर 10 नंबर का हर बार आया है, और कई बार तो 20 नंबर का भी आ गया वो। उसके बाद वही चैप्टर हम पढ़ने आएंगे, वही चैप्टर पे सारे चैप्टर भेज दे आगे, वो नहीं पढ़ोगे तो हर चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। तो इसके बाद वही चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोई सा चैप्टर पढ़ लो, कॉस्टिंग के अंदर कोई लिंक नहीं है, एक कॉस्ट शीट का लिंक हर चैप्टर में है। चलिए, बात समझ में आ गई बेटा। अब आता है ये टॉपिक का नाम क्या है, अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। अटेंडेंस एंड पेरोल, देखो आप घर पे पक्का इसको रीड नहीं करोगे, मैं पढ़ा दूंगा तो रीड कर लो, घर पे आके पक्का रीड नहीं करोगे, या तो मजबूरी है कि सर ने कहा पढ़ना है तो पढ़ना है, वरना कहा चल यार देखी जाएगी क्या है, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है नेचर आपका। पिछली बार कहा था मैंने रीड करने को, एक ने भी रीड नहीं किया, एक भी नहीं पढ़ा, तो मुझे उससे सबक मिल गया, ये निकम्मे ना पढ़ेंगे। अटेंडेंस एंड पेरोल टाइम, इट रेफर्स टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड टाइम। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एम्प्लॉय ने कितना टाइम दिया और कितना टाइम कंपनी ने उसको दिया था। स्टूडेंट में नोट द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम पिकिंग। आपको इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसका हम बाद में पढ़ेंगे। स्टूडेंट के कहा गया है कि भाई साहब बाद में देखना है इसके डिफरेंस। द लेटर रेफर द ब्रेक ऑफ द टाइम ऑन वेरियस जॉब while formal employ the record of total time। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग, भाई टाइम कीपिंग का पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें पता लगाना है कौन से वर्कर ने कितना टाइम दिया है, उसके हिसाब से हम उसके सैलरी देंगे। मान लो वर्कर आ तो रहा है लेकिन छुट्टा मांग रहा है, एकदम खेनी बना रहा है, ठीक है, और जॉब पे टाइम दे नहीं रहा है, टाइम पास करके चला जा रहा है, या फिर आ भी रहा है तो अपने उससे बातों पे लगा पड़ा है, बीवी से या होने वाली से, तो वो कहते हैं टाइम रिकॉर्ड रखता है। अब हमें लगता है कि कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे जो सुपरवाइजर होता है ना, वो सब कुछ देख रहा होता है। अब तो तीसरी आंख हो गई है सीसीटीवी कैमरा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के बाद सुपरवाइजर देखता है कि अच्छा आदर्श भाई वहां पे खड़े थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो ये एक चीज होती है बेटा उसके अंदर। अब आता है कि कितने तरीके से आप टाइम कीपिंग कर सकते हो। There are various methods of time keeping which may be categorized into manual or mechanical method. The choice of a particular method depend on the requirement of the policy of company which method is followed। ये डिपेंड करता है टाइम कीपिंग का, कितने देर उसने उस जॉब पे दिया। अब ये डिपेंड करता है मैनुअली चेक करो या फिर आप सीसीटीवी लगा दो या आप पंच मार्क लगाओ, कुछ भी लगा दो। तो बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, मैनुअल मेथड। इसमें क्या होता था, वर्कर आया, उसने रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगा दी। जैसे अभी आप आते हो ना, अगर मान लो बाहर एक कॉपी रख दी जाए तो भाई साहब आप साइन कर देते हो, दैट इज क्या हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना। एक होता है बेटा टोकन मेथड। क्या होता है, आपको एक टोकन मिला, जब आप एंट्री करते हो ना तो टोकन दिया, और जब आप जाते हो टोकन, आपने कहा कई बार मॉल में जाते हो, आप अपना सामान लेते हो तो वही बाहर रखवा लेते हो, तो टोकन देते नहीं आपको, इस टोकन से ये सामान है। तो कंपनी के अंदर भी क्या होता है, एक टोकन दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जब वर्कर घुसेगा कंपनी में तो वो टोकन दे देंगे, कौन से नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का। फिर वापस जाएगा तो वो टोकन उसको कंपनी को वापस करने आता है। फिर उसके साथ उसके कब टोकन दिया और कब टोकन लिया उसका टाइम रिकॉर्ड लगता है। एक तो खुद साइन करे। अब खुद साइन में क्या था ना, बहुत चोरी होने लगा करती थी, डुप्लीकेट साइन मारे करते थे। जैसे वाला होता है प्रॉक्सी लगती है ना, लॉ पढ़ा होगा प्रॉक्सी, तो यहां भी ना बच्चे ना प्रॉक्सी लगा रहे करते थे। हम भी स्कूल में करते थे प्रॉक्सी। जैसे हमारा कोई दोस्त नहीं आया, अब टीचर अटेंड बोला है राम कुमार, श्याम कुमार, अली, ये यस सर यस सर, अब टीचर मुंडी उठा देते ना, तो उसकी प्रॉक्सी लग गई। तो फैक्ट्री के अंदर भी ना प्रॉक्सी लगाते थे, वर्कर गया है नहीं, साइन कर दिया, सैलरी मिल गई। अब भाई मैनुअल में इतना रिकॉर्ड चेक नहीं कर पाया। अब अंबानी जैसा बंदा
मैनुअल रिकॉर्ड क्या चेक कर पाएगा? इतने वर्कर्स, अगर 1000-2000 वर्कर है तो मैनुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब प्रॉक्सी लग जाएगा। अब देखते हैं कई बार घोटाले होते हैं कि भाई साहब वर्कर इतने है, सैलरी इतनी जा रही है, काम तो इतना निकल नहीं रहा है, कहां से आ रहे वर्कर? तो वो था बेटा अटेंडेंस मेथड, और टोकन में एक टोकन दिया जाता था, उससे एंट्री। उसके बाद आता है बेटा पंच कार्ड मेथड। एक कार्ड होता है, आपने देखो ना, कार्ड लगाते हैं ऐसे और आप अंदर घुस जाते हो, और जब वापस जाते हो तो कार्ड लॉक करते हो, वो होता है पंच कार्ड। अब आता है बायोमेट्रिक, जो आपके बाहर लगा हुआ है, अंगूठा लगा नहीं है। बहुत से बच्चे अटेंडेंस लगाते हैं, बहुत से बच्चे अटेंडेंस नहीं लगाते बायोमेट्रिक। अब यहां पे अगर आपको हम सैलरी दे रहे होते हैं तो पक्का अटेंडेंस चेक करते हैं, वह कौन आया। जब आपको सैलरी, ठीक है आप मत लगाओ, तो इसलिए कई बार आप गलती करते, तो हम देखते भी नहीं चले बायोमेट्रिक में। तो बायोमेट्रिक जो होता है सबसे सॉलिड होता है, क्यों? उसमें आप किसी का डुप्लीकेट प्रॉक्सी नहीं कर सकते, क्योंकि अंगूठे का साइन तो मैच नहीं करेगा ना। कुदरत कितनी बड़ी है, किसी बंदे का अंगूठा साइन मैच नहीं करता। ये नहीं कि वे आदर्श की प्रॉक्सी वेदांत लगा देगा, वेदांत की प्रॉक्सी आदर्श लगा देगा, पॉसिबल नहीं है। तो बायोमेट्रिक के अंदर हमारा अटेंडेंस लगाई जाती है, ठीक है भाई। अब आता है टाइम बुकिंग। हमने टाइम कीपिंग पढ़ लिया, कितने बजे वर्कर आया, कितने बजे वर्कर गया, वो होता है टाइम कीपिंग। कितने बजे एंट्री की, कितने बजे गया। टाइम बुकिंग होता है कितनी देर उसने जॉब पे लगाई। आना और काम करना तो अलग बातें होती है। आने की एंट्री, कितने बजे एंट्री, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे दीपांशु भैया जल्दी आ गए थे 10:40, तो टाइम कीपिंग था इनका 10:40, लेकिन क्लास तो स्टार्ट 11 बजे हुई ना, या कई बार क्लास 11:30 बजे हुई, तो जो टाइम हमने जॉब पे दिया, उस क्लास पे दिया, वो हो गया टाइम बुकिंग। और आए कितने बजे, दैट इज टाइम कीपिंग। आना टाइम कीपिंग, उस जॉब पे कितना टाइम किया, दैट इज कॉल्ड द टाइम बुकिंग। इससे क्या होता है, टाइम बुकिंग से कॉस्टिंग निकालने में आसानी होती है कि भाई तूने 2 घंटे काम किया है तो 2 घंटे की सैलरी पकड़, तूने 1.5 घंटे काम किया है तो 1.5 घंटे की सैलरी पकड़। और उससे वर्कर की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट होती है कि कौन सा वर्कर कितनी जल्दी काम कर रहा है। किसका फायदा, ये टाइम बुकिंग का। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? टाइम कीपिंग कब आए कब गए, टाइम बुकिंग किस जॉब पे कितना समय दिया, क्योंकि एक वर्कर कई जॉब बनाता है, जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड, तो किस जॉब पे कितना समय दिया, टाइम बुकिंग होता है। अब आता है बेटा पेरोल डिपार्टमेंट। मैंने पहले बता दिया पेरोल डिपार्टमेंट कौन था भाई, जो आपकी सैलरी बनाता है, जिसका काम होता है वर्कर की सैलरी को पे करना, और किसी वर्कर ने एडवांस लिया है तो उसको कट्टूस करके। अब आता है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या होता है भाई, ऐसा टाइम जिस समय वर्कर ने काम नहीं किया लेकिन उसको सैलरी मिल गई, काम नहीं किया लेकिन उसको सैलरी मिल गई। मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। एक बच्चे को मैं होम ट्यूशन पढ़ाने गया। जब मैं होम ट्यूशन गया तो भाई साहब मुझे पता लगा उस बच्चे का आज बर्थडे है। मैंने मजे आ गए। उसने कहा सर जी आज पढ़ेंगे नहीं। मैंने बेटा तू पढ़ मत पढ़, मेरी 1 घंटे की सैलरी तो चार्ज हो गई है। कह रहा कोई बात नहीं सर जी सैलरी दे दूंगा। मैंने दे दियो भाई। सर केक खाओ। मैंने ठीक है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, केक खाने को मिल रहा है, खाना मिल रहा है, काम कुछ करना नहीं पड़ा। तो आइडियल टाइम वो टाइम होता है जहां पे वर्कर कुछ काम नहीं करता लेकिन उसकी सैलरी नहीं करती। जैसे लंच का टाइम, जैसे अभी दीपावली सर ब्रेक तो दे दो, लंच तो करने दो, ये पागल पढ़ाए जा रहे ऐसे कोई ना होता है। काउंटिंग में हमने इंस्टीट्यूट में 8 घंटे बिताए लेकिन उसमें कुछ घंटे हमने काम पढ़ाई नहीं की, तो वो प्रोडक्शन नहीं हुआ ना, लेकिन उसके बदले की सैलरी वर्कर को मिलती है। जैसे लंच टाइम हो गया, टी टाइम हो गया, इसकी सैलरी। या फिर आइडियल टाइम 2 तरह का होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मान लो लाइट चली गई, अब लाइट चली गई, वर्कर क्या करेगा भाई साहब, मशीन रुक गई, मटेरियल शॉर्टेज पड़ गया, वो क्या हो गया एबनॉर्मल आइडियल टाइम। वो कह रहा मेरी गलती क्या है, मैं तो फैक्ट्री में आया ना भाई साहब, मैं तो पेमेंट लूंगा, आपका मटेरियल नहीं है, मैं तो ताश खेलूंगा, क्या दिक्कत है, लाओ मटेरियल काम कर लूंगा। तो आइडियल टाइम नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल में होता है। नॉर्मल कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री गेट यहां पर है लेकिन आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो 1 किलोमीटर दूरी पर है,
या आधे किलोमीटर दूरी पर है। आपने एंट्री का टाइम किया 9 बजे, लेकिन काम स्टार्ट किया आपने 8:30 बजे, आधा घंटा तो आपको पैसे चलने लग गया। वो आपकी गलती कोई ना है, फैक्ट्री के गेट से इतनी दूर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा है, मेरी गलती कोई ना है। तो वो कहता भाई मेरी सैलरी नहीं कटेगी, तो उसकी सैलरी नहीं कटती। तो ऐसा जो टाइम होता है वो क्या आता है बेटा, क्या आइडियल टाइम। क्या कहता है? और आइडियल होता है दो तरह, कौन कौन सा? नॉर्मल और, जैसे मान लो मैं आपको, और आप ही का एग्जांपल, उस दिन हमारा नेट नहीं चल रहा था, क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो नॉर्मली आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल जाता है, उस दिन आपको 1 घंटे का ब्रेक मिल गया था, वो होगा ना अब नॉर्मल। अब उसमें हम चाह के भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, या फिर अचानक से प्रकाश सर लेट आ गए 10-15 मिनट ड्यू टू ट्रैफिक, तो कुछ भी हो सकता है, या अली सर लेट आ गए ड्यू टू ट्रैफिक, तो ये एबनॉर्मल होता है। अब ये कोई ना पराग सर कहेंगे लाओ सर आपकी सैलरी काटूंगा, आप 3 बजे के या 3:15 बजे आए हो, ऐसे कोई ना बोलेंगे हमसे, सर ये तो एबनॉर्मल रीजन है, क्या कर सकता हूं सर, मजबूरी थी। और फिर आप भी क्या कहोगे हमें, ओके सर कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, ये तो कहोगे। लेकिन अगर मैं रोज यही करूं तो क्या झूठ बोल रहा है, रोज को ट्रैफिक मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है, 1 दिन 2 दिन तो आप मेरी बात सुनोगे कि ये जो दे रहा है चलो सर सही सर, हो सकता है ट्रैफिक कभी कभी मिल जाता है। अब मैं रोज ही कहूं नहीं नहीं रोज झूठ बोलता है, रोज वाला ट्रैफिक मिलेगा भाई साहब। तो मैं बता रहा था आइडियल टाइम, जहां पे प्रोडक्शन नहीं हुआ वो टाइम, दैट इज कॉल्ड द आइडियल, बट उसकी सैलरी वर्कर को पे कहते हैं। ये होता है दो तरह, नॉर्मल और, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से, पहले नॉर्मल आइडियल टाइम की बात कर रहे हैं, द टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट, मैंने बताया ना, और वर्क प्लेस। फैक्ट्री गेट और वर्क प्लेस के बीच में डिस्टेंस है, आपको पहुंचने में टाइम लगा, तो वहां पे क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मैं क्या कर सकता हूं, आपने इतनी दूर गेट क्यों बनवाया, मैं तो एंट्री कर गया था ना आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो उस समय काम नहीं होता। वो जो आपने सैलरी दी वर्कर को जितने घंटे, उसके वो नॉर्मल कॉस्ट होती है, क्या होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट होता है, किसका पता है, कॉस्ट का पार्ट। टाइम इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड, अब एक जॉब कंप्लीट हुई, जैसे कॉस्टिंग क्लास कंप्लीट होगी, एफएम क्लास रहेगी, तो उसके जो कुछ टाइम गैप होता है ना, अब वो चाह के भी आप रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड को सेट चाहिए भाई साहब, सिस्टम बंद करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी, तो वो टाइम भी क्या करता है, आइडियल होता है। सेटिंग अप टाइम, मतलब एक मशीन की जॉब खत्म हो गई, दूसरी मशीन से जॉब स्टार्ट करी, मतलब उसी मशीन पे दूसरी जॉब, तो वो भी क्या होता है, नॉर्मल। चाय बीड़ी गुटखा पान खाना, ये सब भी क्या होता है, नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल आइडियल टाइम होता है। अब नॉर्मल, फैक्ट्री में क्या हो गई, लाइट चली गई, मटेरियल शॉर्ट पड़ गया, फैक्ट्री में पावर फेलियर हो गया, ये जितने भी एबनॉर्मल टाइम होते हैं ये कॉस्टिंग पीएल, कहां जाते हैं, कॉस्टिंग पीएल में, कहां जाते हैं बेटा, ये कॉस्टिंग पीएल में जाते हैं। ओवर टाइम बढ़ा चुके हैं, हाल से ओवर बढ़ा चुके हैं, इंसेंटिव प्लान पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चुका है, एफिशिएंसी देख लो, एफिशिएंसी कुछ है नहीं लेकिन फालतू का दे रहा है ये, एफिशिएंसी एंड रेटिंग प्रोसेस, ये आखिरी टॉपिक, खुश हो जाओ, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, आखिरी 10 मिनट और लूंगा तुम्हारे, बस बाकी नहीं लूंगा। तो आज सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद करेंगे, मैं पहले बता दूं, कॉस्ट शीट। कोई भी इतिहास वालों, कॉस्ट शीट आएगा ही आएगा हर बार।
चलो जी, अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा ये भी रह गया, एलटीआर क्यों होता है? एलटीआर लेबर होता है, इसके कुछ पर्सनल कारण हो सकते हैं, कुछ इसके पर्सनल कारण हो सकते हैं, कुछ इसके क्या होते हैं, अनएवॉइडेबल कारण होते हैं, अवॉइडेबल कारण। तो पर्सनल कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है भाई साहब मेरा मन कर रहा है जॉब चेंज करने का, मैं नहीं करना चाहता इस कंपनी में काम, हो सकता है ना। या फिर मान लो हो सकता है वर्कर की हेल्थ खराब हो गई तो उसे रिटायरमेंट दी, तू आज के बाद जॉब में मत आइए। हो सकता है डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ जाए, घर में मारा मारी हो गई है सास बहू की, तो बेचारा कह रहा कर्मचारी भाई साहब मुझे छुट्टी दे दो, मैंने सास बहू का मारा कोई मतलब एक मजाक कर रहा हूं, कभी आप सास बहू भी ले जाओ, ठीक है। तीसरा है उसे आपका इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर जो दुष्ट पापी लोग हैं वो पसंद नहीं आ रहे आपको, बदतमीज लोग हैं, उस कंपनी में आप काम करना नहीं चाह रहे। ये पर्सनल काम हो सकते हैं भाई साहब। अनएवॉइडेबल क्या होते हैं? मान लो कोई ऐसा वर्कर है जो सीजनल काम करता है, सीजन आएगा तो रखेंगे, सीजन गया तो तू भी गया, तो सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है। उसके बाद रॉ मटेरियल की डिमांड कम हो गई तो चल भाई साहब ऐसे जाना पड़ेगा आपको, ऐसा होता है कंपनी बंद होती है। या फिर हमने अपना प्लांट ही बदल दिया, नोएडा से हटा के हम जयपुर ले गए, तो जो नोएडा के वर्कर है वो अब जयपुर को ले जाएंगे जॉब करने के लिए, ठीक है। और वर्क कोई मान लीजिए डिसेबिलिटी हो जाती है, मेकिंग अ वर्कर अनफिट ऑफ वर्क फॉर वर्क, किसी का हाथ का बेचारा कैसे करेगा जॉब, तो उसको जॉब से हटाना पड़ेगा नहीं हटाना पड़ेगा भाई साहब। या फिर कोई इसने बदतमीज कर दी, मिसबिहेव कर दिया, अपने मैनेजर को पेल दिया, ठोक दिया, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसको हटाना पड़ेगा। ये सारे अनएवॉइडेबल। उसका होता है अवॉइडेबल। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि भाई मैं आपकी जॉब कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं आपकी जॉब करता है, क्यों? क्योंकि मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, तो भाई साहब बात कर लेंगे ना, सेटलमेंट कर लेंगे, वो क्या हो गया? अवॉइडेबल। या फिर मान लो मेरे वर्कर को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा वर्कर की ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, वर्कर को ट्रेनिंग दे दो, तो वर्कर नहीं जाएगा। मतलब किसी आर्टिकल शिप में जाते हो आप लोग और वहां कुछ नहीं सिखाए तो आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? साला रोज क्योंकि सीनियर कोई काम सिखाता नहीं है, क्यों? क्योंकि आप उसकी क्लाइंट छीन लोगे। मैकेनिक अपना काम दूसरों सिखाता नहीं है, मेरा 5,000 तो वैसे ही आपको काम सिखा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, तो हो सकता है कि तो बहुत सारे कारण है कंपनी के। चलिए जी, अब ये ऑब्जेक्टिव कर लोगे तुम लोग। आइडियल टाइम इज द टाइम अंडर विच फुल वेजेस आर पेड टू वर्कर, नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर। हाँ जी, दोनों बात सही है, तो क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम, नॉन एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं और एबनॉर्मल का जाती है कॉस्टिंग पीएल में। हाँ भाई, ये बताइए, ये वर्ड कहीं ये मैंने स्टार्ट टॉपिक वहां पे आया था, कौन डिपार्टमेंट इसको रखता है? टाइम एंड मोशंस।
देखो कई डिपार्टमेंट थे, अभी आप देखो स्टार्टिंग में जाओ, कितनी अच्छी बात है, आप देखते हो ध्यान से। स्टार्टिंग की थ्योरी में था टाइम इमोशन का, ये देखिएगा, एक पर्सनल डिपार्टमेंट था, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, ठीक है, और एक पेरोल डिपार्टमेंट था, ठीक है, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? तो कौन हो गया? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। खास पॉइंट डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। कौन सी चीज लेबर प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाती? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेबर टर्नओवर के 3 फॉर्मूले फ्लेक्स। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, यही तो था। तो मेरे ख्याल से तो पहले ही फॉर्मूला ठीक लग रहा है। हाँ जी, यही है पहला फॉर्मूला। तो कर लोगे इसके ऑब्जेक्टिव? पक्का? सच्ची बताओ। मुबारक हो, आपका ये चैप्टर भी। सर आवाज एफिशिएंसी, कोई बात, अब आ रही है बेटा आवाज? अब आ रही है तनीश बेटा? वैसे एफिशिएंसी का कोई टॉपिक कोई खास इंपॉर्टेंट था ही नहीं। हाँ जी, आ रही है आवाज? हेलो हेलो, हेलो, कोई बोली ना कुछ? सर बीच इसमें कट रह जाती है। तो बेटा कोई बात नहीं, एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो लास्ट का कोई बात नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। तो बाकी में कोई दिक्कत तो नहीं था स्टार्टिंग में। चलो मिलते हैं एफएम में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।